हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं हूं पुष्कर कुमार और आज का जो टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, मीन जो कि एमटीएस हवलदार में जो पूछा गया था 2021 में, उसके ऊपर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड ये आज का सेशन है। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि पहले भी हम बताएं कि ये एमटीएस और हवलदार के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एमटीएस एंड हवलदार चॉइसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पैन। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अनुसार सिर्फ आप लोगों का जो मेन जो मेरिट का मार्क्स वो डिपेंड करेगा आपके इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। तो इसलिए इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी रहने वाला है, इसलिए अच्छे से सॉल्व कीजिए और सीखिए कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको चूज कर सकते हैं, कहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम है, कंजक्शन का, या फिर जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सब आ जाता है। तो यह कॉन्टेक्चुअल बेस्ड रहता है, कहीं आइडियम फ्रेज से रिलेटेड होता है। तो जो भी क्वेश्चन है हम लोग सब सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी ईट एज फूड चॉइसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट्स है यहाँ पे हम लोगों को इसको सही करना है कि इसके जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो हम लोग का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, सेकंड अफेक्ट योर, अफेक्ट हर, अफेक्ट आवर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें अफेक्ट देयर के जगह अफेक्ट आवर होगा, वो क्यों होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है वो एंड के बाद भी वही हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का वी है और वी सब्जेक्ट है, आगे हम लोग का पोसेसिव केस जो आएगा वो क्या आएगा, हम लोगों का आवर आएगा, ना कि देयर। तो इसलिए यहाँ पे देयर के जगह आवर आएगा और यहाँ पे हम लोग जो सब्सटीट्यूट करेंगे देयर के जगह यहाँ पे अफेक्ट आवर होगा, इसलिए हम लोग का फोर्थ नंबर क्या है, राइट आंसर है। तो मीन्स एंड के पहले जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी को आगे भी हम लोग फॉलो करेंगे। इससे अगर हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट अगर देयर रहता तब यहाँ पे देयर सही हो सकता था, लेकिन हम लोग का यहाँ सब्जेक्ट वी है, इसलिए हम लोग वी के लिए आगे जो पसेसिव यूज करेंगे, पसेसिव केस, उसके लिए हम लोग देयर ना करके हम लोग आवर का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग समझ लिए होंगे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है ये आइडियम से बेस्ड है। तो गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ आपके दिमाग में खटक रहा, मिस कोई भी चीज़ आपको बताना है और वो आप बता नहीं पाने की, जब तक आप वो नहीं बताइएगा आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो अगर फर्स्ट में ऑप्शन में देखें टू डिफेंड समवन इन ए फिजिकल फाइट, तो ये हम लोगों का नहीं होगा। टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम कन्फाइडिंग इन अ फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। टू स्केप फ्रॉम ए डेंजरस सिचुएशन, ये भी नहीं। तो हम लोग का जो फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन वो एक राइट आंसर है। तो आइडियम फ्रेज है कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियम फ्रेजेस चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो मैक्सिमम में ये पूछे जाते हैं। तो अगर याद करना कैसे, इसको आप एक ट्रिक सा है अपना फॉर्म कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट मीट अपने होता है ना कि कलेजे को ठंडा करना, कलेजे को हल्का करना, या तो उससे समझ सकते हैं कलेजे हम लोग का ठंडा कब होता है या हल्का कब होता है। जबकि हम लोग किसी बात को अपने अंदर दबा के रखते हैं, किसी को बता दें तो हम लोग का क्या होता है, मन शांत एक बोलते हैं ना, हाँ कलेजा में अब ठंडा मिल गया हमको, चलो। तो इस तरह से आप लोग एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें है अ पर्सन हु एग्जामिन डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आई, मीन्स सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मीन्स ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो ऐसा एक वर्ड चूज करना है आपका जो कि ये अर्थ देता हो। तो इसका जो एक सिंगल वर्ड आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है। तो अगर हम लोग बात करें क्रोनोबायोलॉजिस्ट की, तो क्रोनोबायोलॉजिस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, क्रोनोबायोलॉजिस्ट हम लोग उसको कहते हैं जो कि
चक्रीय विज्ञान से संबंधित रहता है। तो हम लोग का शारीरिक घटनाओं से संबंधित जो भी चक्रीय विज्ञान होता है उसके लिए हम लोग क्रोनोबायोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। और ऑप्टिशियन का होता, ये तो हम लोग का ऑप्शन होगा नहीं, और ऑप्टिशियन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिशियन का बात करें तो ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो चश्मा वगैरह बेचता है या फिर आँखों का जो जाँच करता है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आँखों का जो अध्ययन करता है, मीन्स आँखों का जो इलाज करता है, अध्ययन करता है, उसको एग्जामिन करता है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। इसलिए हम लोग का ये जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। और इकोनोमेट्रिस्ट का अगर बात करें तो तो ये शुरू का ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स से ही पता चल रहा है ये कोई इकोनॉमी से संबंधित होगा, तो यहाँ पर इसको तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी इसको बनाना चाहें तो ईजिली बना सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बात हो रहा है पर्सन हु एग्जामिन्स एंड डायग्नोज एंड ट्रीट आइज, मीन्स जो कि आँखों का इलाज वगैरह करता हो, उसका रोग डायग्नोज मतलब क्या, तो कोई भी अगर आपके अंदर बीमारी है उसको मतलब परखना आखिर क्या परेशानी है। तो क्रोनोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो भी ये चक्रीय शारीरिक घटना से संबंधित जो होता है उसके लिए हम लोग क्रोनोबायोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। तो ये आप होगा नहीं। ऑप्टिशियन है जो चश्मा वगैरह बेचता है या आँखों का सिर्फ जांच करता है, उसके लिए तो ये भी होगा नहीं। इकोनोमेट्रिस्ट का होता है कि वैसे के लिए हम लोग यूज करते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हो और वो गणितीय का अच्छे से प्रयोग करता हो, जैसे गणितीय विधि हो गया उसका उपयोग करता हो, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन बता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसलिए हम लोग का ये राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट है उसको फिल करेंगे। देखिए हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको लगे कि लगभग सेम है, लेकिन हम लोग को वहाँ क्या जो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है उसको फिल करना। ये नहीं कि अगर हल्का सा भी कोई मीनिंग दे रहा है तो चलिए हम लोग उसको फिलअप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले वहाँ देखना है कंटेक्स्ट में सबसे बेस्ट क्या फील होगा। तो अगर हम लोग बात करें चंडीगढ़ इज अ मॉडल सिटी विथ सेक्टर्स डेट आर डैश विथ स्पेस फॉर लिविंग वर्किंग एंड लीजर। तो यहाँ पे जब भी आएगा यहाँ पे पॉजिटिव टोन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी का बात हुआ है कि चंडीगढ़ एक ऐसा मॉडल सिटी है जो इसका जो कि सेक्टर है वहाँ पे क्या है, स्पेस भी है रहने के लिए, वर्किंग के लिए, लीजर मतलब कि अगर आप जब भी फ्री रहते हैं समय बिताने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग का टोन क्या है, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग बात करें इन्फीरियर, हम लोग का ये निगेटिव टोन है, ये नहीं होगा। डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट होता है कि जो दूसरे पे डिपेंड हो, अगर लेकिन यहाँ पे खास तौर पे कहा जा रहा है चंडीगढ़ एक अच्छा मॉडल सिटी है, तो ये तो डिपेंडेंट हो नहीं सकता, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब बचा हम लोग का सेल्फ राइटियस एंड सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है और सेल्फ राइटियस, अगर हम दोनों का अगर तो मीनिंग जाने तो ईजिली होगा ये दोनों में से एक को चूज करने के लिए। तो सेल्फ राइटियस का मतलब क्या होता है कि जो खुद को अच्छा माने, खुद को सही माने और दूसरे से उसको कोई मतलब ना हो, बस वो सोचे कि हम जो हैं वो सही हैं, स्वयं को हमेशा सही मानता हो और दूसरे को गलत बोलता हो, तो ये भी होगा नहीं। और ये जो सेल्फ सफिशिएंट होगा ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट मतलब है जो कि खुद में पर्याप्त हो। तो यहाँ पे बात वही हो रहा है कि चंडीगढ़ जो वो खुद में पर्याप्त एक मॉडल सिटी है जहाँ पे रहने का भी अच्छी जगह है, काम करने के लिए भी पर्याप्त जगह है, और लीजर मतलब कि अगर आपके पास टाइम हो खाली वक्त को बिताने के लिए भी अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। जो टोटल ग्रुप दिया हुआ है उसमें से मतलब कि ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ए पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनएबल टू कंसंट्रेट और थिंक क्लियरली। तो इसके बारे में क्या कर रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिसे भूलने की आदत हो और वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता हो। तो सबसे पहले हम लोग चलिए मीनिंग देखते हैं। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, ये होगा नहीं। सिस्टेमेटिक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित, कोई भी चीज़ रखा हुआ रहता है व्यवस्थित, ये होगा नहीं। लॉजिकल ये भी होता है तार्किक, ये होगा नहीं। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन बचता है 4 नंबर, तो हम लोग इसको टिक आउट करेंगे। अगर हमको स्कैटर ब्रेन का अर्थ नहीं मालूम है फिर भी हम लोग को अगर तीनों का अर्थ पता है, मतलब इसका मीन्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो आसानी से हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं। और स्कैटर ब्रेन, स्कैटर मतलब क्या होता है कि
जैसे हम लोग पढ़े थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में? जैसे ये बिखर जाता है रंग, मीन्स किसी का ब्रेन बिखरना, इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन खुल के बिखर गया हो, मीन्स वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, ब्रेन कभी इधर उसका भटकता हो उधर भटकता हो, वो शांत नहीं रहता हो। इसलिए स्कैटर ब्रेन का मतलब होता है जो कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता है इजली और हमेशा बातों को भूलने वाला। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। अब यहाँ पे इडियम दिया हुआ है, इडियम का अब हम लोग को इसमें बताना अर्थ क्या है। तो इडियम फ्रेजेस है जो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना याद कीजिएगा, जैसे आप लोग जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, पेपर में वहाँ से, ये पिन वर्ड व सब्स्टिट्यूशन का बुक आता है वहाँ से, और जनरली आप लोग प्रीवियस ईयर अगर याद कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक पैटर्न फॉलो करता है और वो कंटेक्सचुअल बेस्ड रहता है, मीन्स आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते, मीन्स सब तो सिलेबस में ही है, तो लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा प्रीवियस ईयर आप लोग अगर याद करें। तो वेट योर एपेटाइट का मतलब क्या होता है? तो टू गो एंड डाइट, टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड, टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, टू वांट समथिंग मोर। तो अगर वेट का बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ की प्रक्रिया को और बढ़ाना, और एपिटाइट तो हम लोग जानते हैं ये भूख से संबंधित है, मतलब और इच्छा को तीव्र करना, मतलब भूख की इच्छा को और तीव्र करना। लेकिन यहाँ खाने से इच्छा का मतलब नहीं, क्योंकि ये इडियम है, होता कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? और अधिक कोई भी चीज़ को चाहना, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा 4 राइट आंसर होगा, टू वांट समथिंग मोर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। इसमें अब हम लोगों को देखना है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए सबसे पहले आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए एनपीएन रूल, मीन्स नाउन प्रीपोजिशन नाउन रूल, ये रामबाण माना जाता है। मीन्स सबसे पहले इससे क्या होगा, आप लोग सब्जेक्ट को देखिए, अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो फिर मीन्स आप सेंटेंस जब भी पढ़िएगा हर एक बात को आपको लेके चलना है, कि इडियम फ्रेजेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा कॉमन एरर, थोड़ा टफ नहीं, इसको थोड़ा पजलिंग माना जाता है इसलिए। लेकिन अगर ये सेंटेंस काफ़ी हल्का, हम लोग देखते हैं स्कूल्स वाज ब्राउट टू एन एब्रप्ट स्टैंड स्टिल व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ तो सेंटेंस का सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोगों का स्कूल्स है, स्कूल से तो आगे हम लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो क्यों हम लोग समय बर्बाद करें अपने एग्जामिनेशन हॉल में। वाज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? प्लूरल है, सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है? प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे आने वाला जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, इसलिए जो का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. तो यहाँ पे चलिए हम लोग अब सेंटेंस को देखते हैं। From all her birthday presents, Vanya liked the alphabetical made the most. तो यहाँ पे बात हो रहा है क्या? बर्थडे प्रेजेंट, मतलब यहाँ बर्थडे का जो गिफ्ट उसको जो भी तोहफा दिया गया था, तो फ्रॉम ऑल हर उसके दिए गए तोहफा में से। तो अगर हम लोग बात करें ये प्रीपोजिशन हम लोग को यूज करना है, तो वान्या लाइक द अल्फ़ाबेटिकल मेड द मोस्ट, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल मोस्ट को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही थी। अब उसको गिफ्ट जो मिला होगा, तो एक गिफ्ट तो मिला ही नहीं होगा, मीन्स उसको जो गिफ्ट मिला होगा उसमें नंबर ऑफ गिफ्ट होगा, मतलब अलग अलग गिफ्ट होगा, उसमें से वानिया को ये मैट पसंद है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमोंगस्ट। एमोंगस्ट को हमेशा हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग किसे बोलते हैं? तो एमोंगस्ट से एमोंगस्ट बना है कि डोंट क्वेरल एमोंग ईच अदर, मीन्स जहाँ दो से ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग एमोंग का यूज करते हैं। तो एमोंगस्ट मतलब दिए गए गिफ्ट्स में से, मतलब सारे गिफ्ट में से उसको मैट ही सबसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ फ्रॉम हम लोग का प्रीपोजिशन ना होके हम लोग का जो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? एमोंगस्ट हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. मीन्स यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे जो भी अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ एज बिन रीच, इसके जगह पे हम लोग का क्या आ सकता है? तो कई बार हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग रीडिंग दीजिए, मीन्स न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करने से क्या होगा, बहुत चीज़ें जो आपको नहीं भी आएगी ना तो वो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाइएगा। कैसे सॉल्व कर पाइएगा? कि पढ़ते पढ़ते एक हैबिट हो जाएगा। तो अगर आपको रूल रेगुलेशन ये नहीं भी पता है फिर भी आपको लगेगा यहाँ दिस नहीं डैट होना चाहिए, तो लगेगा ना एज बिन रीच ये
हमको ठीक नहीं लग रहा है, कंटेक्चुअल ठीक नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए अगर हम लोग बात करें तो एज बिन रिच, ये हम लोगों का अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, और बाय बिन रिचर ये भी गलत होगा, और यहाँ पे बीइंग रिच है हम लोग का जो कि करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बीइंग हम लोग क्या कभी कभी जिरंड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो जिरंड होता क्या है कि वैसा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो कि सब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट बन जाता है तो उसी को हम लोग जिरंड कहते हैं, और बीइंग यहाँ पे एज ए जिरंड काम करेगा। मीन्स वो रिच था, ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वो अमीर होने के कारण इस तरह के जो एक्सपेंसिव महंगा ट्रीटमेंट जो था उसको अफोर्ड कर सका। एज ही बी रिच ये भी नहीं होगा, बाय बिन रिचर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपेयर तो हम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसलिए एज ही बी रिच, वो रिच होगा, तो वैसा तो बात कुछ है नहीं, इसीलिए पार्ट 4 हम लोग का क्या होगा, ये सही बीइंग रिच हम लोग जिरंड से स्टार्ट करके सेंटेंस को यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ सम ऑफ गुरुदत्त डैश क्लासिक्स आर बीइंग स्क्रीन ऑन मूवी दिस डेज। मीन्स आजकल जो है गुरुदत्त के डैश क्लासिक्स हैं जो कि स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन मतलब होता है जिसको कि प्ले किया जाता है, पुरानी चीज़ों को जब हम लोग स्क्रीन पे उसको फोरकास्ट किया जाता है उसके लिए यूज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हम लोग को इसका मीनिंग आना चाहिए। तो मीनिंग आएगा तो यहाँ पे हम लोग ईजिली इसको टिक आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सबका मीनिंग देखते हैं। तो कैची का मतलब क्या होता है कि ऐसा धुन या गीत जिसे याद रखना आसान हो। तो अगर मीन्स क्या हो रहा है, सम ऑफ गुरुदत्त डैश क्लासिक आर बीइंग स्क्रीन नोट, तो गुरुदत्त का क्या ऐसा जिसे याद रखना आसान हो उसको नहीं, कभी भी अगर किसी का पुराने चीज़ का क्लासिक्स क्या है हम लोग जो कि पुराने चीज़ों से संबंधित होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, क्लासिक सॉन्ग जिसे बोलते हैं। तो क्लासिक सॉन्ग्स का बात होता है जब भी क्लासिक सॉन्ग्स कैसा होता है जिसको कि हम लोग कभी भूल ना पाए, जो कि हमेशा हम लोग का पसंदीदा होता है। तो कैची तो होगा नहीं, अनफॉरगेटेबल बचा, इवेंटफुल बचा, और हम लोग का डिपेंडेबल बचा। तो डिपेंडेबल ये किसी भी एंगल से सही लग नहीं रहा है। डिपेंडेबल क्लासिक्स ये खुद में कंप्लीट क्लासिक्स है, तो डिपेंडेबल को तो यूज हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो ये हम लोग का यहाँ पे मीन्स एलिमिनेट हो गया। कैची भी यहाँ पे हम लोग का एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जिसे आसानी से याद किया जा सके उस चीज़ को तो स्क्रीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुरुदत्त जैसे एक बहुत बड़े क्लासिक सॉन्ग मीन्स वो उनका आया करता था। तो अगर हम लोग थर्ड की बात करें, इवेंटफुल का क्या होता है, जो कि महत्वपूर्ण हो, खतरनाक हो। तो ये हो सकता है कि महत्वपूर्ण क्लासिक्स, लेकिन हम लोग मीन्स कंटेक्स्ट भी हम लोगों का सही होना चाहिए। कंटेक्सुअल मीनिंग के अनुसार ऐसा वर्ड को हम लोग को पुट करना है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, ना कि जो भी है सब अब कैची डालें तो वो भी एक मीनिंग देगा, अनफॉरगेटेबल डालें वो भी मीनिंग देगा, इवेंटफुल डालें तो वो भी एक मीनिंग देगा। और अगर हम लोग बात करें अनफॉरगेटेबल मीन्स अनफॉरगेटेबल क्लासिक जिसे कि कभी भुलाया ना जा सकता हो, उसके लिए हम लोग अनफॉरगेटेबल का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का इवेंटफुल भी ना होके यहाँ पे अनफॉरगेटेबल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मीन्स गुरुदत्त का जो कि जिससे कि भुलाया ना जा सके वैसा क्लासिक जो अविश्वसनीय हो उसे स्क्रीन किया जा रहा है मूवी दिस डेज का कहने का मतलब जो कि पुराने यादों को ताज़ा किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो बेसिक एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिसमें एंटो, सैनो, करेक्ट, इनकरेक्ट को आपको पहचानना होगा। इसके लिए क्या है कि आप लोग जितना से जितना ज़्यादा वर्ड को याद कीजिएगा उतना फ़ायदेमंद रहेगा। अब वर्ड को याद कैसे करना है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस ईयर से क्या कीजिए, उससे ना आप लोग डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी मेंटेन करने से क्या होगा, उस वर्ड को लिखिए आप लोग सबसे पहले, और वर्ड को लिखने के बाद उसका जो मीनिंग है मीनिंग को लिखिए, और डेली उसको कम से कम 10 वर्ड 15 वर्ड करके डेली अगर उसको आप देखते रहिएगा तो वो खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि एक वर्ड लिखिए उसका 5 एंटो लिखिए फिर 5 सैनो लिखिए, तो ऐसे कभी याद नहीं होने वाला। इसलिए वर्ड लिखिए, फिर उसका जो मीनिंग है वो लिखिए, और उसका जो हो डिफरेंट जो मीनिंग होता है कंटेक्सुअल बेस्ड अनुसार बस वो लिखिए। तो अगर आप वर्ड को याद करना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपका ये एंटो सैनो खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, आपको खुद पता चलने लगेगा एंटो सैनो के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंटिनेंट हम लोग का बिल्कुल सही है, ये कंटिनेंट का स्पेलिंग यही होता है जिसे कि हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। स्टेगनेंट मतलब मंदी होता है। इमिनेंट जो कि तुरंत शुरू
होने की स्थिति मुश्किल है। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है हम लोगों का कि मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मतलब ऐसा थ्योरी हो जिसको लोग सपोर्ट करता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कंटिनेंट का यहाँ पे स्पेलिंग सही है, स्टेगनेंट का स्पेलिंग यहाँ पे ये गलत है। स्टेगनेंट का जो स्पेलिंग हम लोग का होता है स्टेगनेंट, NANT होता है। स्टेगनेंट हम लोग का स्पेलिंग ये होगा, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हम लोग का 2 हो जाए, क्योंकि हम लोग को इनकरेक्ट वर्ड को चूज करना है। ये तीनों तो करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग का करेक्ट क्या है, ये स्टेगनेंट हम लोग का इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको टिक आउट करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। मीन्स इसमें ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। अगर आप लोग बात कीजिएगा ये सेशन लंबा हो गया, 20 मिनट, 23 मिनट, 25 मिनट, तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इस वजह से सेशन लंबा हो रहा है। और जब आप खुद सॉल्व करने बैठेगा तो ये 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगेगा, 10 मिनट से कम ही, उससे ज़्यादा नहीं। मीन्स आप इंग्लिश में है क्या टाइम को बचा सकते हैं। अब एंटोसाइनो टिक आउट करना है, तुरंत हो जाएगा। ये से पेरेंट्स वगैरह इस टाइप के अगर छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी तुरंत हो जाएंगे। इसीलिए कि आप लोग है कि मीन्स इंग्लिश में टाइम बचा सकते हैं। और अगर सेक्शन वाइज का है एग्जाम, जैसे बैंकिंग में सेक्शन बाय सेक्शन होता है, मीन्स आपको इंग्लिश के लिए अलग टाइम मिलेंगे, मैथ के लिए अलग टाइम मिलेंगे, फिर वहाँ पे उतना फ़ायदेमंद यहाँ नहीं होता है कि आप इस सेक्शन में टाइम बचा के दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपका इंग्लिश आपका स्ट्रांग है तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगी सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट बनने में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरेंट मस्ट मॉनिटर व्हाट देम चिल्ड्रन एक्सेस ऑन द इंटरनेट एज दे इजली इन्फ्लुएंस। तो यहाँ से तो देखने से सेंटेंस हम लोगों को क्या लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। तो अगर हम लोग बात करें पेरेंट मस्ट मॉनिटर व्हाट देम चिल्ड्रन, यहाँ पे फिर हम लोग का पॉसेसिव केस होगा। तो पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए किसका, देम चिल्ड्रन नहीं, यहाँ होके हम लोग का देयर चिल्ड्रन होगा। मॉनिटर देयर चिल्ड्रन एक्सेस ऑन द इंटरनेट एज दे आर इजली इन्फ्लुएंस। मीन्स आजकल जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल में डूबे रहते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारे मीन्स जो भी इंटरनेट पे है वो उससे क्या होता है, बच्चे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो भी देखते हैं। तो इसलिए उनको खुद गाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का पॉसेसिव केस देम ना होके देयर होगा। हालांकि देम देयर दोनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है, लेकिन यहाँ पे देयर हम लोग का सुटेबल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। फिर से यहाँ पे जो कि इनकरेक्ट वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है, ना कि जो करेक्ट है उसमें टिक नहीं मारना है। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है स्वेच्छा से त्याग देना। और सेकंड था रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब एक ऐसा बुराई जो समाज में बहुत तीव्र गति से फैल रहा हो। और ऑक्यूपेंट मतलब होता है कोई भी खाली स्पेस, उसको अगर कोई भी अगर भरे तो उसके लिए हम लोग ऑक्यूपेंट का यूज करते हैं। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्यूपेंट का मतलब कि हम लोग बोलते हैं विशेष में से किसी भवन में रहने वाला या कार में से बैठा आदि व्यक्ति के लिए या निवासी, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एकेडमिक होता है जो कि स्कूल से रिलेटेड हम लोग जानते हैं। तो एकेडमिक का भी यहाँ पे जो है ये सही है, और यहाँ रैम्पेंट का भी सही है स्पेलिंग, एब्डिकेट का भी सही है, लेकिन यहाँ ऑक्यूपेंट का गलत है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जो इनकरेक्टली है उसको चूज करना है। तो ऑक्यूपेंट का स्पेलिंग जो होगा हम लोगों का OCC होगा, ना एक सी यहाँ पे मिस है। लेकिन हम लोगों का इसमें इनकरेक्ट को चूज करना है, इसलिए हम लोग का इनकरेक्ट जो है वो है 3 नंबर, इसलिए हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Once the interviewer was over, I dash felt light and free. Select the most appropriate word to fill in the blanks. मीन्स यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, appropriate जो सबसे ज़्यादा सुटेबल, मीन्स मिनटली को डालें, लेजरली को डालें, हेस्टली को डालें, सडनली को डालें, तो ये चारों कुछ ना कुछ तो मीनिंग देगा ही देगा। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमको उस वर्ड को चूज करना है, ना कि कुछ भी हम लोग डाल दें। उससे नहीं, मीन्स कंटेक्स्ट के हिसाब से वो सेट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स इंटरव्यू देने के बाद कोई भी फ्री कम महसूस करता है, जब अचानक इंटरव्यू उसका ख़त्म हो उसके बाद वो अच्छा महसूस करता है। मिनटली हम लोग का यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, मिनटली एलिमिनेट हो गया।
हम लोग बात करें लीजरली, तो लीजरली भी एलिमिनेट हो जाएगा। हैस्टिली मीन्स गुस्सा वाला, ये भी नहीं होगा। सडनली मीन्स अचानक, अचानक जो होगा सडनली होगा, ये हम लोगों का राइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए जैसे लीजरली का क्या मतलब होता है, आराम से इत्मीनान से बैठेगा, उसके बाद तो फ्री कोई होगा नहीं। जब वो फ्री हो गया, उसका टेंशन फ्री हो गया, तब तो वो लीजरली होगा, लीजर टाइम में जाएगा। अब मिनटली मतलब तो ऐसा है नहीं कि तुरंत, मीन्स सडनली सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों का, इसीलिए यहाँ पे सडनली हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब एंटो बताना है कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनफिलिंग का एंटो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि किसी वर्ड का एंटो साइन के लिए हम लोग को वो वर्ड आना जरूरी होता है। अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड भी सही मेथड है। अगर हम लोग को 4 में से अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं आ रहा है, क्या उसका मतलब होगा, तो 3 आ रहा है तो एलिमिनेट करके, या 2 आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग रिस्क लेके एलिमिनेट करके चल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अनफिलिंग, तो अनफिलिंग का सबसे पहले हम लोग को ये मीनिंग जानना मतलब जरूरी रहना चाहिए। तो अनफिलिंग मतलब होता है असंगत या कठोर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनसिम्पैथेटिक या हार्श और कैलस, मतलब जो कि कठोर लोग होते हैं उसके लिए अनफिलिंग मीन्स उनके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो। तो मॉडेस्ट की बात करें तो ये मॉडेस्ट हमेशा हम लोग कब यूज करते हैं कि ना अधिक ज़्यादा ना अधिक कमी, जो अपने गुणों के बारे में ज़्यादा बखान वगैरह नहीं करता उसके लिए। और क्रूएल का बात करें तो क्रूएल मतलब कठोर होता है। तो यहाँ पे हमको एंटो बताना है, तो कहीं ना कहीं ये सीनो हो गया। और एलूफ मतलब होता है मेल जोल ना बढ़ाने वाला, मतलब जो अलग रहता हो, दूर रहता हो। तो ये इसका तो कोई तर्क नहीं बन रहा हो। मीन्स मॉडेस्ट हम लोग का नहीं होगा, क्रूएल नहीं होगा, एलूफ नहीं होगा, एफेक्शनेट, यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड से। और लेकिन अगर हम लोग को एफेक्शनेट का पता है कि मीन्स क्या होता है, एफेक्शनेट मतलब होता है कि किसी से हम लोग का लगाव, स्नेहशीलता, जिसको हम लोग स्नेह बोलते हैं, किसी से हम लोग को स्नेह है, मीन्स से लगाव है। तो कठोर, जो कठोर होगा किसी के लिए उससे क्यों स्नेह होगा नहीं, तो उसका उल्टा क्या होगा, जब हम लोग किसी को पसंद करते हैं उससे स्नेह है, तो हम लोग जो कठोर इंसान रहेगा उसी को तो दूसरे से स्नेह होगा। तो अगर हम लोग को उसका अर्थ भी पता है तो हम लोग अर्थ से अफेक्शनेट मार सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग को ये तीनों वर्ड आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अब यहाँ पे साइनो बताना है। तो मैग्नेनिमस, सबसे पहले मैग्नेनिमस मतलब होता है क्या, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे कौन सा हम लोग का ये सही होगा। तो मैग्नेनिमस मतलब होता है जो कि उदारवान व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो काइंड हो, जिनरस हो दूसरे के लिए, मतलब उदार व्यक्ति हो, वो काइंड हार्टेड हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग को वर्ड आ रहा है चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब क्या होता है, जो कि काइंड होता है, जो कि दान वगैरह करता है, जो कि अच्छे स्वभाव का होता है। साइन हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चैरिटेबल को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को मीन्स आगे देखना भी नहीं है तो, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है तो फिर क्यों हम अपना यहाँ पे समय बर्बाद करें। तो ये सब है जहाँ कि आप अपना थोड़ा समय बचा सकते हैं, जहाँ पे अंतिम, मान लीजिए अगर ये अंतिम क्वेश्चन, अगर आपको ये 2 सेकंड मिलेगा तो आप उसको टिक लगा सकते हैं, टिक और सेव करके, ताकि ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, 3 नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए, और बाद में अगर बाद में की ये जो 3 वर्ड है उसका हम लोग अगर मीनिंग देखें, अनस्टेबल मतलब होता है जो कि स्टेबल ना हो। तो स्टेबल मतलब क्या आता है, स्थिर, अनस्टेबल अस्थिर, तो ये तो कहीं से भी तार्किक नहीं है। सस्पिशियस मतलब होता है, मीन्स हम लोग क्या कहते हैं उसको, संदेह। तो किसी पे हम लोग अगर संदेह करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या संशयी बोलते हैं, गलत, अनुचित या गैर कानूनी, तो उसके लिए तो सस्पिशियस होगा नहीं। और मेलिशियस भी होगा कि जो कि मतलब दुर्भावना जिसके अंदर होता है, जो दूसरे को हमेशा हार्म करता हो, उसके लिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका जस्ट ये सब ये तीनों अपोजिट है। इसीलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो चैरिटेबल होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। और यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके हम लोग को फिल करना है। आई टोटली डिसएग्री विथ हिज डेस्क प्रपोजल एज ही वॉज नॉट वे द प्रोज एंड कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग रियलिस्टिक, रेडिकुलस, रैशनल, कन्विंसेबल, अगर आगे यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है मीन्स वो प्रोस और कॉन्टेक्स्ट को लेकर वो क्या था कि उसका जो प्रपोजल था वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो अगर हम लोग बात करें रियलिस्टिक, जो कि सत्य प्रतीत होता है, ये तो होगा नहीं। और रैशनल होता है जो कि तार्किक,
जो कि रीजनेबल हो, और कंसीवेबल होता है, जो कि हम लोग किसी को कैसे बोलते हैं, कंसीव करना। तो ये भी कंसीवेबल भी यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कंसीवेबल होता है जब हम लोग किसी को कल्पनीय या विश्वासी योग हो, जिसको कि हम लोग मीन्स मनाते हैं कि वो उस चीज़ों पे विश्वास कर लें। तो कन्विसेबल भी होगा नहीं, तो कंसीवेबल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पे रेडिकुलस क्या होगा, सही आंसर होगा। रेडिकुलस मतलब क्या होता है कि बेतुका, बेढंगा। तो जब अगर आगे सेंटेंस में क्लियर दिया हुआ है कि प्रोस एंड कॉन्ट्रास्ट को ये भी मीन्स फॉलो करता ही नहीं है, कॉन्ट्रास्ट और प्रोस को अगर ये फॉलो करता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का जो भी वर्ड होगा वो निगेटिव होगा। तो रियलिस्टिक हो गया, रेशनल, कंसीवेबल, ये सब थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए रेडिकुलस हम लोगों का सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब इसे हम लोग को एंटोनिम बताना है। तो इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है किसी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हम लोग लॉन्च की बात करें, जैसे रॉकेट या मिसाइल वगैरह को लॉन्च करते हैं, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। कंक्लूड मतलब होता है हम लोग जब कंक्लूड क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कोई स्पीच देते हैं, नो आई वांट टू कंक्लूड माय स्पीच, मीन्स अपना स्पीच को अब समाप्ति, मतलब समाप्ति के लिए हम लोग कंक्लूड का यूज करते हैं। इसलिए इनिशिएट का जो एंटो यहाँ पे कंक्लूड, ये हम लोग का सही आंसर होगा। इसीलिए हम लोग का राइट आंसर विल बी कंक्लूड। तो लॉन्च होगा नहीं, बिगिन शुरुआत, ये भी होगा नहीं। इंस्पायर होता है कि हम दूसरे को प्रेरित करते हैं, ये होगा नहीं। तो कंक्लूड हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। अब मिमिक का हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। तो मिमिक का क्या होता है, हम लोग किसी का कॉपी करते हैं, नकल करना, चाहे उसकी आवाज़ हो, चाहे उसके हाव भाव, चलने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, उसके लिए। तो फेल होगा नहीं। अटेम्प्ट तो कोई कठिन चीज़ों का प्रयास करना, वो नहीं। प्रिवेंट मतलब बचाना, एक ही बचता हम लोग का ऑप्शन कॉपी। तो हम लोग का कॉपी राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें से हम लोगों को देखना कि ग्रामेटिकली एरर क्या है, इसमें कहाँ पे ग्रामर में एरर है। तो यहाँ पे है जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन बिगैन हीज फिल्म कैरियर एट 8 एज अ लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर इन द 1950s। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि वो उसके बचपन का बात नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे बात हो रहा है कि शुरुआती स्तर का, वो जो एक्टिंग करना स्टार्ट किया था उसके शुरुआती स्तर का बात कर रहा है। और इसे अगर हम लोग चाइल्ड लाइक का बात करें, तो चाइल्ड लाइक हम लोगों का यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और लाइवली यहाँ पे लाइव ना होके यहाँ पे लाइवली होना चाहिए। तो एडजेक्टिव को हमेशा क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब, इसलिए लाइव ना होके हम लोग का यहाँ पे लाइवली होना चाहिए। जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन बिगैन हिज फिल्म कैरियर एट एज ए लाइवली चाइल्ड लाइक एक्टर इन द 1950s। मीन चाइल्ड लाइक का मतलब उसके शुरुआती दिनों की बात हो रहा है, ना कि उसके बचपन के दिनों का, इसीलिए यहाँ पे। और ये चाइल्ड लाइक एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब आना जरूरी, जो कि क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो इसीलिए हम लोग का जो ये राइट आंसर होगा ये 4 होगा। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब बाद की जो लास्ट क्वेश्चन है वो 21 से 25 लेकर मीन्स 5 क्वेश्चन जो वो है क्या है, हम लोगों का क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप पूरे जो पैराग्राफ उसको रीड कर लीजिए और अपने मन के अनुसार जो लगे कि जो इसे यहाँ पे है टोटल में अपने से सोचिए कि वहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं जो कि सही हो। इसमें आपको पहले ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या फील कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रीड आउट करते हैं। आई स्टडीड एट द JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट डैश आर्ट एंड डिज़ाइन। आफ्टर 2 years I dash New York City to further my studies. I soon dash myself in a total different culture which I embraced the dash willingly. Interestingly, it was in New York that I began dash different cousins. तो अगर हम लोग बात करें इसमें क्लोज टेस्ट में, तो पढ़ने के बाद 50 से 60% हम लोग को समझ आ जाता है यहाँ पे क्या होना चाहिए। बाद में कि हम लोग के लिए ये ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे क्या है, आई स्टडीड एट JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट डैश आर्ट एंड डिज़ाइन। यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोग को फिल करना विथ, ऑफ, एट या अबाउट में से। तो इन चारों में से एक प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि वो JJ स्कूल
आर्ट कहाँ का, मतलब मुंबई का जो जे स्कूल आर्ट का था, वहाँ पे वो अपना पढ़ाई पढ़ता था। तो उसके बाद क्या है, वो क्या था, इंडियाज़ का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कैसे हम लोग बोलते हैं, IIT, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इसलिए हम लोग का फर्स्ट क्या होगा, सही आंसर 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर होगा। और चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्लोज टेस्ट का फिलर में क्या आएगा, उसके बाद क्या है, आफ्टर 2 years आई डैश न्यूयॉर्क सिटी टू फर्दर माई स्टडीज़। 2 साल के बाद वो न्यूयॉर्क सिटी किस लिए गया, पढ़ने के लिए। तो एक जगह से दूसरे जगह गया, तो वहाँ पे क्या होगा, मूव्ड अप, यहाँ पे फ्रेजल वर्ड है, मूव्ड अप, मूव डाउन, मूव्ड अबाउट तो होगा नहीं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह मूव में शिफ्ट करने के लिए हम लोग मूव्ड टू का यूज करते हैं। मूव टू मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, इसलिए हम लोग का ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। उसके बाद थर्ड है, आई सून डैश माई सेल्फ इन ए टोटली डिफरेंट कल्चर विच आई एम्ब्रेस द डैश विलिंगली। उसके बाद है, आई सून मीन्स जल्द ही, आई सून डैश माई सेल्फ इन ए टोटली डिफरेंट कल्चर। अब इन चारों में से एक पुट करना है हम लोगों को, कि देखिएगा हम लोग फाइंडिंग, ऑब्जर्विंग, फाउंड, डिस्कवर, ये चारों वर्ड डालें तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग देगा ही, लेकिन हम लोग को क्या है, इसमें से जो इफ़ेक्टिव है उसको चूज करना है। तो अगर हम लोग बात करें फाइंडिंग का, फाइंडिंग मतलब होता है कोई चीज़ का खोजना, कोई चीज़ मिलना। तो कोई चीज़ का अगर हम खोज रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को खोजा, तो ये तो हम लोग का एलिमिनेशन गलत हो जाएगा। ऑब्जर्विंग मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन वगैरह करना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और फाउंड का बात करें तो फाउंड मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग बाय चांस, मतलब अचानक या संयोग से कुछ पता लगा लेना या पता चलता है, उसके लिए हम लोग फाउंड यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग का फाउंड यहाँ पे सही आंसर होगा। मीन्स वो अपने आप को अचानक क्या क्या खोजा है, उसको पता चला कि वो टोटली ये डिफरेंट कल्चर में वो मीन्स घुल मिल गया है। और डिस्कवर मतलब क्या आता है, कोई नई चीज़ का खोज करना। तो कल्चर तो वहाँ से पहले से था, तो वो तो कुछ नई चीज़ का खोज किया नहीं, वो उसको खुद ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ के कल्चर में हम ढल गए, तो डिस्कवर भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, आई सून, वो अपने आप को पाया क्या, वो जो नए कल्चर में था क्या टोटली वहाँ पे घुल मिल गया है। विलिंगली मीन्स अपने इच्छा अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपेयर डिग्री का बात हो रहा है, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, तो इम्प्रेस द मोस्ट होगा यहाँ पे। अगर सबसे अधिक का बात हो रहा है तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उसमें घुल मिल गया। तो मैनी, तो यहाँ पे देखिए मैनी, मोर, मोस्ट और मच का उपयोग जो होता है ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे बात हो रहा है कि मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे बात हो रहा है, तो एक्सट्रीमली बोले हैं, वेरी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत सबसे बड़ी सीमा तक, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे द मोस्ट यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। मीन्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का क्या फील किए, आई स्टडीड एट द जे थॉमसन स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। आफ्टर 2 years आई मूव टू, मतलब 2 साल बाद वो फिर शिफ्ट हुआ कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी में आगे का वो पढ़ाई के लिए। आई सून फाउंड माई सेल्फ इन अ टोटली डिफरेंट कल्चर विच आई एम्ब्रेस द मोस्ट विलिंगली। इंटरेस्टिंगली इट वॉज इन न्यूयॉर्क दैट आई बिगैन डैश डिफरेंट कजिन्स। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर लास्ट है क्या है, इंटरेस्टिंगली इट वाज इन न्यूयॉर्क दैट आई बिगैन डैश डिफरेंट कजिन्स। कजिन्स मतलब क्या आता है, कजिन्स मतलब होता है कि मीन्स जो अलग अलग जो फूड होता है, मीन्स हम लोग क्या कहते हैं कि उसको अलग अलग टाइप के फूड या हम लोग जो खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, तो उसके लिए बोलते हैं कजिन। में तरह तरह के फूड के लिए हम लोग यूज करते हैं कजिन्स क्या। तो कजिन्स की तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, वो कजिन्स को क्या मेजरिंग वो नापेगा नहीं, रिहर्सल वगैरह कब करते हैं, कोई भी डांस हो या फिर हम लोग कोई नाटक वगैरह करना या कोई अभिनय करना हो, उसके लिए हम लोग रिहर्सल करते हैं। तो मेजरिंग, रिहर्सिंग और एक्सरसाइज अपॉन कब करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ पे उसको, जैसे कोई रूल हो,
रेगुलेशन हो उसको हम लोग को जब लागू करते हैं उस पर हम लोग देखते हैं कि ये रूल रेगुलेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। तो एक्सरसाइजिंग अपॉन तो होगा नहीं, तो एक्सपेरिमेंटिंग विथ मीन उसके साथ एक्सपेरिमेंटिंग वो मतलब क्या कर रहा है कि वो उसको क्वेश्चंस को यूज कर रहा है, खा पी रहा है तो उससे वो उसको पता चल रहा है ये कितना अच्छा कितना खराब या क्या, मीन्स वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कोई भी चीज़ है अब बिना एक्सपेरिमेंट किए तो पता चलता नहीं क्या अच्छा है या नहीं है। तो ये हम लोगों का क्लोज टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो उन लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और मैं धीरे धीरे और इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा और आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। तो इंग्लिश पूरा मैं आप लोगों को कंप्लीट करूँगा। और फिलहाल अभी जो MTS हवलदार के एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर अपलोड करूँगा। मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल हो। तो ये प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना ना भूलें। और क्योंकि आप लोग का इंग्लिश का वेटेज इस बार ज़्यादा, तो न्यू पैटर्न जो MTS का है तो उसमें आपका मेन जो है इंग्लिश और GK GS पे बेस्ड है, जो कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। और ये मेरी गारंटी, आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको 25 में आउट ऑफ 20 मीन्स 24 23 कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।